हेलो फ्रेंड्स, वेलकम स्टडी विद रोशन गुप्ता। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की एसएसटी। इसमें हम हर चैप्टर को उठाएंगे और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं उसके सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। क्योंकि यार एसएसटी जब हम पढ़ते हैं ना तो बहुत बोर हो जाते हैं यार, इतनी सारी चीज़ें हैं ना इसके अंदर कि पढ़ते रह जाओगे। तो ऐसा किया, आपकी जगह मैंने पढ़ लिया आपकी जगह मैंने पढ़ा। उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं और जो पिछले साल आ चुके हैं एग्जाम में और जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, उन सारे क्वेश्चनों के नोट बना के आपके सामने लेके आया हूँ। सारे क्वेश्चन को आराम से करेंगे जैसे कि हम लोगों ने मैथ्स में किया था। हमने हर चैप्टर का एक क्विक रिवीजन किया था, तो ये क्विक रिवीजन होने वाला है या समझ लो कॉन्सेप्ट होने वाला है, कुछ भी समझ लो। लेकिन ये वीडियो एक बार देख लेना तो एसएसटी में तीरंदाज बन जाओगे। चलिए समझते हैं। सबसे पहला कि एसएसटी में हमारे पास कई सारी बुक्स हैं, तो आज हम लोग हिस्ट्री यानी कि इतिहास चालू करने वाले हैं। ठीक है, उसमें सबसे पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद का जो मतलब है, इस बात को समझना जरूरी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उससे पहले चैप्टर का जो नाम है उसका मीन क्या है, अगर हम ये बात को समझ लेते हैं तो मज़ा आता है। क्यों? क्योंकि हम उसके बाद इमेजिनेशन करने लगते हैं कि अच्छा ऐसा ऐसा हुआ होगा। तो चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप जगह का नाम है, आप सब लोग जानते हैं। अब है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद का मतलब होता है कि अपने देश के प्रति प्यार और अपने देश को एक तरह से आज़ाद करा लेना, अगर किसी ने हमें गुलाम बना रखा है तो, और हमारे देश में सबको इक्वालिटी देना, ये होता है राष्ट्रवाद। भारत का एग्जाम्पल लेते हैं। भारत में भी राष्ट्रवाद हुआ था और उसका फल हमें 1947 में दिखा था कि हमारा देश आज़ाद हो गया था। और कई सारे क्रांतिकारी ने ये राष्ट्रवाद हम लोगों में भरा, हमारे मन में ये राष्ट्रवाद की फीलिंग आई कि हाँ, हम लोगों को अब आज़ाद होना है। क्योंकि पहले क्या होता था कि लोगों को लगता ही नहीं था कि यार हमें आज़ादी चाहिए, लोग जो हो रहा है उसे होने देते थे। ठीक है, तो वैसे ही यूरोप में राष्ट्रवाद हुआ। आपने पढ़ रखा है फ्रांसीसी क्रांति 9th क्लास में, थोड़ा थोड़ा चैप्टर उसी से रिलेटेड है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। सबसे पहली बात ये समझनी है कि कुछ डेट्स याद कर लेते हैं। ठीक है, पहला डेट, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? तो फ्रांसीसी क्रांति कब हुई भैया? 1789 में, 1789 में हुई थी। सेकंड थिंग, नेपोलियन की नागरिक संहिता। भैया नेपोलियन की नागरिक संहिता कब हुई थी? तो 1804 में हुई थी। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट पूरा नाम है इनका। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति जब आपने पढ़ी होगी तब इनके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, नेक्स्ट है वियना संधि कब हुई थी? तो वियना संधि कब हुई थी? 1805 में हुई थी। अगला है उदारवादियों की क्रांति, 1848। चार डेट मैंने याद करवा दी, एक एक मार्क्स में आएगी। ठीक है, जरूर आएगी, याद जरूर कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा सुनिए। जरा क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा फिर आंसर देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने फ्रांसीसी लोगों में सामूहिक पहचान की भावना कैसे पैदा की? ये रहा उसका आंसर। अब जरा क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। फ्रांसी क्रांतिकारी, क्रांतिकारी कौन होते हैं? जो मेन मेन बंदे होते हैं। जैसे इंडिया में कौन थे क्रांतिकारी? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, गांधी जी। ठीक है, वो ऐसे भी बहुत सारे बड़े बड़े क्रांतिकारी थे। अगर गलती से किसका नाम छूट गया हो तो माफ़ कीजिएगा, बहुत बड़े बड़े क्रांतिकारी थे। ठीक है, और सबका अपना एक इंपॉर्टेंट रोल था। ठीक है, तो वैसे ही फ्रांस में भी क्रांतिकारी थे, ऐसे ही बड़े बड़े लोग थे जो लोगों को कहते थे कि हाँ हमें आज़ाद होना है। ठीक है, तो इन क्रांतिकारियों ने लोगों को कैसे समझाया? ठीक है, उनको कैसे भावना पैदा की कि हाँ हमें आज़ाद होना है, हमें राष्ट्रवाद का उदय करना है, ये बात कैसे समझाया? क्वेश्चन समझ में आ गया कि उन लोगों ने कैसे समझाया लोगों को। अब जरा पॉइंट्स पढ़ते हैं। पहला पॉइंट्स क्या आपके सामने? पितृभक्ति और नागरिकता का विचार। पहला क्या है? पितृभक्ति और नागरिकता का विचार। मतलब उन लोगों ने समझाया कि देखो, हमें अपने देश के प्रति प्यार दिखाना चाहिए, ये हमारा देश है और हम यहाँ के नागरिक हैं, और हमारे नागरिकों का विचार कैसा होना चाहिए कि सबको इक्वालिटी मिले, और ये हमारा देश है तो ये कोई और लोग आके हम पे हक नहीं जता सकते, ये लोग हमसे कुछ नहीं करवा सकते, जो करेंगे हम अपनी मर्जी से करेंगे। और एक पितृभक्ति यानी कि अपने देश के प्रति प्रेम को उदय किया। पहला पॉइंट समझ में आ गया। अब देखो पेपर में कैसे करना है, ये मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रखे हैं। आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट ब्लैक पेन से लिखना है, फिर डॉट डॉट डाल के ब्लू पेन से एक्सप्लेन करना है। अगर सिर्फ ब्लू से लिखना है तो ब्लू डालो और फिर ब्लू से क्या करो, ब्लू से ही एक्सप्लेन कर दो, बस इसको अंडरलाइन कर दो। समझ में आ रहा है? ये सिर्फ मेन पॉइंट है जिनके मेन मार्क्स होते हैं। अंदर तो आप कुछ भी बना के लिख दो, एसएसटी में इतनी दिक्कत नहीं है, हेडिंग्स के मेन नंबर होते हैं। ठीक है, दूसरा है नए राष्ट्रीय चिन्ह। ठीक है, हर देश का एक अपना राष्ट्र चिन्ह होता है, हर चीज़ के लिए राष्ट्रीय चिन्ह बनाए जाते हैं। तो वैसे ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने राष्ट्रीय चिन्ह बनाए। राष्ट्रीय चिन्ह मतलब इंपॉर्टेंट चिन्ह बनाए जिन्हें देख के लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे, कहते थे यस अब हमें अपने देश के लिए कुछ कर गुजरना है। तो वैसे ही उन्होंने कुछ राष्ट्रीय चिन्ह बनाए हमारे देश के लिए, उन्होंने अपने देश के लिए बनाए थे, सॉरी अपने देश के लिए नहीं। फ्रांसीसी क्रांति यानी कि फ्रांस, यूरोप की बात हो रही है। नेक्स्ट, केंद्रीकृत प्रशासन और व्यवस्था।
केंद्रीकृत प्रशासन और व्यवस्था, इसका मतलब क्या है? उन्होंने समझाया कि देखो, अगर हमारा देश आज़ाद हो जाता है, अगर हमारा देश आज़ाद हो जाता है तो एक केंद्रीकृत व्यवस्था होगी, यानी कि एक केंद्रीकृत प्रशासन होगा जहां पर हम अपनी हर बात को रख सकेंगे। ठीक है, एक जगह पे पावर इकट्ठी रहेगी और वो सबकी देखभाल करेगी, लोगों द्वारा शासन किया जाएगा, लोगों की बात मानी जाएगी। पहले क्या होता था, राजा महाराजा की बात मानी जाती थी, वो जो कहते थे वो किया जाता था और उनकी मर्जी जो भी उनके मन में आता था वो कर देते थे। भैया नाई आया, ये कर दिया, नाई को सूली पे चढ़ा दो, ऐसा होता था। क्या आज ऐसा हो सकता है? नहीं। मान लो गलती से अब प्रधानमंत्री को ही चोट लग गई किसी से, इसका मतलब ये थोड़ी है कि प्रधानमंत्री उसे फांसी पे चढ़वा देंगे, है ना। जो गलती हो उसके मुताबिक सजा दी जा सकती है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या एक छोटा सा आदमी हो, सबके लिए आज इक्वालिटी है। अब कहोगे भैया उनकी सैलरी ज़्यादा हमारी कम, तो हम अलग काम कर रहे हैं, वो अलग काम कर रहे हैं, काम में डिफरेंस है। ठीक है, अब जो भी आप समझे, तो आज इक्वालिटी है। क्यों? क्योंकि देश में राष्ट्रवाद है। तो ऐसे उन लोगों ने समझाया कि भैया केंद्रीकृत प्रशासन होगा, केंद्रीकृत प्रशासन होगा तो हमारे पास पावर रहेगी और हमारे साथ कोई गलत नहीं करेगा। ठीक है, और व्यवस्था बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगी? अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय भाषा, क्या कहा? राष्ट्रीय भाषा। अब फ्रांस में कौन सी भाषा? फ्रांसीसी यानी कि फ्रेंच बोली जाएगी। तो उन्होंने कहा कि भाई हमें अपनी भाषा को छोड़ना नहीं है, ये हमारी भाषा है और ये हमारा पहचान है, तो हम अपनी भाषा को नहीं छोड़ सकते। तो उन्होंने क्या समझाया कि राष्ट्रीय भाषा को भी हमें पकड़ के रखना है। अगला क्या है? एक समान भार व मान की व्यवस्था, यानी कि सबके लिए एक समान भार और एक तरफ मान होगा, मतलब सबकी इक्वल रिस्पेक्ट होगी और सबके लिए इक्वल राइट्स होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, नेपोलियन संहिता क्या है? नेपोलियन संहिता क्या है? पीछे पढ़ा था 1804 में आया था नेपोलियन संहिता। अब ये क्या है, जरा इसके पॉइंट्स देखना। ग्रामीण प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार, इसमें क्या था कि नेपोलियन ने कुछ चीज़ें ठीक की थी तो उसे ही नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब कुछ अच्छी अच्छी बातें उसने क्या की थी, उसने बहुत गलत काम भी किए थे, लेकिन अच्छे काम क्या किए थे उसके बारे में देखते हैं। ग्रामीण प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार, उसने क्या किया कि ग्रामीण यानी कि जो गाँव के एरिया हैं वहाँ की जो व्यवस्था है उसमें सुधार किया था। जो गाँव के एरिया है उसमें जो व्यवस्था है उसमें, यानी कि ग्रामीण यानी कि गाँव और प्रशासनिक यानी कि उनकी जो व्यवस्था है उसमें सुधार किया था। नेक्स्ट, शहरी क्षेत्र में सुधार, जो शहरी क्षेत्र थे वहाँ भी कई सारे सुधार किए थे। व्यापार में सुधार, भैया कितने इंपॉर्टेंट मेन काम तो इसने कर ही दिए। गांव में सुधार किए, शहर में, और बिजनेस में, ताकि ट्रेडिंग आसानी से हो जाए। और जहाँ ट्रेडिंग आसानी से होती है, बिजनेस आसानी से होता है, वहाँ का जो जीवन स्तर है, लाइफ लिविंग स्टैंडर्ड है, वो बढ़ने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे सामने, यूरोप में राष्ट्रवाद के उत्थान के लिए कौन से कारण उत्तरदायी थे? यूरोप जो है वहाँ पे राष्ट्रवाद आया तो वहाँ पे कौन कौन से इसके कारण थे, राष्ट्रवाद आने के कौन कौन से कारण थे और उसका यूरोप पे क्या क्या प्रभाव पड़ा, इन सारी बातों को जानते हैं। तो ये रहा आंसर। आंसर को पढ़ते हैं बड़े प्यार से। और पहला पॉइंट है आपके सामने, राष्ट्र राज्यों का उदय। अब यूरोप में राष्ट्रवाद के उत्थान के लिए कौन कौन से कारण उत्तरदायी थे, हमें रीजन जानने हैं कि भैया राष्ट्रवाद क्यों उदय हुआ, लोगों में ऐसी भावनाएं कैसे आई कि वो अपने देश के लिए लड़े और अपने देश को आज़ाद कराए। कारण क्या थे, कारण पढ़ते हैं। ठीक है, पहला, राष्ट्र राज्यों का उदय, यानी कई सारे राज्य, कई सारे ऐसे समूह उठे कि कहा कि नहीं हमें आज़ादी चाहिए, कई सारे ग्रुप सामने आए। ठीक है, दूसरा पॉइंट, लोकतंत्रीय सिद्धांत को बढ़ावा। उन्होंने वहाँ किस सिद्धांत को बढ़ावा दिया? लोकतंत्रीय सिद्धांत को। मैंने क्या कहा कि लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? जहाँ लोगों द्वारा शासन किया जाए, जहाँ लोगों द्वारा शासन किया जाए। तो उनके मन में ये भावनाएं आई कि लोकतंत्रीय सिद्धांत आना चाहिए। लोकतंत्रीय सिद्धांत का मतलब लोगों द्वारा शासन किया जाना चाहिए, कोई राजा हम प्यारे ऊपर अब शासन नहीं कर सकता, जो भी शासन करेगा वो हमारे बीच में से ही कोई होगा और उसे हम चुनेंगे, आप नहीं चुनेंगे। तो ये वाला सिद्धांत उनके मन में उभर के आया कि कौन सा होना चाहिए? लोकतंत्रीय सिद्धांत को बढ़ावा। बहुत बढ़िया। आगे, सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक समानता पर बल। उन्होंने क्या कहा कि सामाजिक रूप से हमें समानता दो, ठीक है, राजनैतिक रूप से हमें समानता दो और आर्थिक रूप से हमें समानता दो। समानता मतलब सब बराबर है। ठीक है, सामाजिक मतलब भैया समाज में कोई ऊंच नहीं है, कोई नीच नहीं है, कोई नीची जाति का नहीं है, कोई ऊंची जाति का नहीं है, सब इक्वल है। कोई आदमी नहीं है, कोई औरत नहीं है, सबकी इक्वल राइट्स होने चाहिए। भैया आदमी औरत से हमारे राइट्स तो नहीं चेंज हो जाते। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा कि हमें सामाजिक समानता चाहिए। आप चाहो तो इसे अलग अलग पॉइंट बना सकते हो, एक सामाजिक समानता, ठीक है, और एक राजनैतिक समानता और एक आर्थिक समानता। सबको समझाता हूँ मैं एक एक करके।
सामाजिक समानता का मतलब क्या है कि सबको समाज में इक्वल राइट मिलना चाहिए। राजनीतिक मतलब कोई भी राजनीति में आ सकता है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है, ये क्या है, राजनीतिक समानता हो गई। आर्थिक समानता पर बल मतलब किसी के पास ज़्यादा पैसे हैं, किसी के पास कम, लेकिन सरकार सबको इक्वल समझेगी, ठीक है। सरकार सबको अपनी तरफ से आर्थिक सहायता बराबर देगी, प्लस कोई भी अगर कोई अमीर है तो उसे ज़्यादा फैसिलिटीज़ और कोई गरीब है तो उसे कम फैसिलिटीज़ नहीं दी जाएगी सरकार की तरफ से। बाकी तो जो अमीर है वो अपने लिए कुछ ज़्यादा फैसिलिटीज़ तो ले ही लेगा, उस पर आपको इसी तरह से रोक नहीं सकते। राष्ट्र में मानवीय अधिकारों की मांग। मानवीय अधिकार का मतलब क्या होता है कि भैया हर मानव, हर ह्यूमन पे अपना एक राइट है, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ रखा है 9th क्लास में मौलिक अधिकारों के बारे में। भारत में सबके पास अपने मौलिक अधिकार है, शिक्षा का अधिकार, इक्वालिटी का अधिकार, तो वैसे ही सबके क्या होने चाहिए, मानवीय अधिकार होने चाहिए। उसके बाद निरंकुश राजतंत्रों में क्रांतिकारी प्रतिक्रिया। जो निरंकुश राजतंत्र होते हैं, देखो एक राजतंत्र और एक होता है निरंकुश राजतंत्र। ऐसे राजा जिनके ऊपर कोई भी अंकुश नहीं है, वो रुक नहीं रहे, उनकी जो मर्जी आती है वो कर देते हैं, वो कहलाते हैं निरंकुश राजतंत्र। तो निरंकुश राजतंत्र समझ में आ गया क्या होते हैं, ऐसे राजा जो अपनी मर्जी से कुछ भी कर रहे हैं, उन्हें कोई रोक नहीं सकता, वो है निरंकुश राजतंत्र, ठीक है। अब निरंकुश राजतंत्रों में क्रांतिकारी प्रतिक्रिया। अब कई सारे क्रांतिकारी आए और उन्होंने कहा नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे और निरंकुश राजतंत्र अब नहीं चलेगा, अब निरंकुश राजतंत्र नहीं चलेगा, ठीक है। हमारा ये वाला क्वेश्चन डन। लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस वीडियो का। फ्रांसीसी क्रांति का फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा। भैया जो फ्रांसीसी क्रांति हुई, इसका जो हमारा पूरा फ्रांस है उस पर क्या इफेक्ट पड़ा, इसके बारे में पढ़ते हैं। पहला आंसर देखिए, लोकतांत्रिक शासन की स्थापना। अब फायदा क्या हुआ, ये तो पढ़ा हम लोगों ने किया, उससे फायदा क्या क्या हुआ। तो पहला फायदा क्या हुआ, जो हम चाहते थे वो हो गया। हम क्या चाहते थे कि लोकतंत्र आए, भैया लोकतंत्र हो गया। यार बहुत आसान है, पीछे क्वेश्चन कर लेना, उसी से रिलेटेड आगे के आंसर बनते जाएंगे। लोकतांत्रिक शासन की स्थापना, अब भैया हम लोग लड़े थे, वो हमें मिल गया, हमारे लोकतंत्र की स्थापना हो गई, अब हम जिसे चाहें उसे नेता बना सकते हैं, ठीक है। लोक कल्याणकारी कार्य, ऐसे कार्यों को किया गया जिससे लोगों को मदद मिली और लोगों का कल्याण हुआ, ठीक है। समानता, स्वतंत्रता और समाज में समानता मिली और स्वतंत्रता मिली। भाई ये तो वही बातें हो रही है ना जो हम चाहते हैं। तो दो क्वेश्चन एक्चुअल में हम एक ही बार कर रहे हैं, ठीक है। एक तो पहले पूछेंगे हमने किया क्या, तो ये किया और इससे फायदा क्या, वही फायदा हुआ जो हम चाहते थे। क्या हुआ, हमें लोकतंत्र की स्थापना कर ली, हमें इक्वल राइट मिल गए, है ना। लोक कल्याणकारी हुआ, यानी कि लोगों को हेल्प करने वाले कामों को किया गया। नवीन कानून संहिता लागू की गई। नवीन मतलब नए कानून लाए गए जो लोगों की हेल्प करते थे, ठीक है। और आर्थिक एकीकरण, ठीक है। आर्थिक एकीकरण का मतलब क्या होता है कि सबको कोशिश करो कि भैया सबके पास इक्वल पैसे हों, पैसों का इक्वल बंटवारा हो जाए, ठीक है। देसी में समझाऊं थोड़ा कि मान लो हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं उनसे ज़्यादा टैक्स लेती है, और जिन पे कम पैसे हैं उनसे टैक्स नहीं लेती, या फिर थोड़े बहुत पैसे तो कम टैक्स लेती है। इससे क्या होता है कि जो ज़्यादा अमीर हो वो ज़्यादा अमीर ना हो जाए और ज़्यादा गरीब हो वो ज़्यादा दब ना जाए। सरकार एक कोशिश करती है, बाकी जो हो रहा है वो तो अलग बात है, ठीक है। सरकार की कोशिश होती है, तो वैसे ही वहाँ कोशिश की गई कि भैया आर्थिक एकीकरण हो जाए, सब लोग इक्वल आ जाए, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन हम लोगों ने किए, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस 5 क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चन बन जाएंगे भाई। ये 5 क्वेश्चन ही नहीं है, ये पूरा टॉपिक है जो आपने पकड़ लिया है। ये पार्ट 1 था, 5 क्वेश्चन किया, 5 और क्वेश्चन इसके सेकंड पार्ट में आने वाला है, ठीक है। सेकंड पार्ट में बाकी बचे हुए इस 5 क्वेश्चन को करते हैं। अब देखो इसका पूरा मैं सीरीज लाने वाला हूँ, हर चीज़ कंप्लीट करने वाले हैं। कमेंट में सबसे ऊपर एक रोशन गुप्ता 2.0 करके एक चैनल है, मेरा ही ब्लॉग का चैनल है, वहाँ जाके आप उसे सब्सक्राइब कर लेना, पहला ही कमेंट होगा, और वहीं पर मैंने कमेंट किया होगा लिंक, वहीं पे मैंने कमेंट की होगी लिंक इन सारी वीडियो की, जो इसकी बाकी वीडियो है। अगर आप बाकी वीडियोस देखना चाहते हो तो वहाँ पे 3 या 4 लिंक होंगी, सारे बुक वाइज। उस लिंक पे क्लिक करोगे उनके सारे चैप्टर खुल जाएंगे, आप जाके वहाँ से उनकी वीडियो देख लो। बाकी डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में भी इसकी वीडियो आपको मिलेगी। और आपको अगर कोई डाउट है तो कमेंट तो करोगे, साथ में अगर आपको करियर रिलेटेड या इसमें से कोई भी डाउट है तो इंस्टाग्राम रोशन गुप्ता 1804 इस ID पे आओ, मैसेज करो, और जो भी डाउट है वो मेरे से क्लियर हो जाएगा, डायरेक्ट वहाँ पे आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और एक चीज़ और, फेसबुक पे फॉलो कर लेना, ठीक है। पेज है स्टडी विद रोशन गुप्ता के नाम से ये पेज है, वहाँ पे आके फॉलो कर लेना। वहाँ पे न्यू वीडियो आने वाली है, और ये नोट है तो इस नोट्स की फोटो भी आपको वहाँ फेसबुक पे मिल जाएगी, ठीक है। तो फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे दोनों पे आइए, फेसबुक पे आपको नोट्स मिल जाएगा और इंस्टाग्राम पे आपको जो भी आपको डाउट हो आप वहाँ से डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हैं। मिलते हैं न्यू वीडियो में, और न्यू वीडियो में इसका सेकंड पार्ट आपको मिल जाएगा।